कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं प्रसिद्ध कहानीकार रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी सेवॉय के भूत। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सेवॉय होटल के बार के ऊपर लगी घड़ी, उसकी सुई 8:20 पर स्थिर है और वो इस हालत में पिछले 50 सालों से है जब हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था। यह सब मुझे नंदू ने बताया था और उस पर भरोसा नहीं करने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। उसके कई ऐसे ही विचित्र किस्म की बातें आश्चर्यजनक तौर पर सच साबित होती थी। मसूरी के इस होटल से जुड़ी कोई भी बात अक्सर असंभव सी हुआ करती थी, चाहे उसके समर्थन में सबूत ही क्यों न रख दिए हों। जैसे नंदू के अनुसार इस रेस्टोरेंट के पूर्व मालिक मिस्टर मैकलिनटोक की नाक नकली थी, हालांकि उसने कभी देखा नहीं था। नंदू की बात कितनी सही थी, यह पता करने के लिए मैंने बूढ़े नेगी से पूछा। नेगी इस होटल में काम करने वाला शुरुआती कर्मचारी था। वो 1932, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं इस होटल में रूम बॉय का काम करता था और जो 60 साल बीत जाने और 2 बीवियों के बाद इस होटल के फ्रंट ऑफिस का कामकाज देखा करता है। नेगी के मुताबिक मिस्टर मैकलिनटोक की नकली नाक वाली बात पूरी तरह से सही है। मैं रात में मैकलिनटोक साहब को पीने के लिए कोको बनाकर दिया करता था। उनके रूम से बाहर निकलकर मैं एक खिड़की के पास छुपकर खड़ा हो जाया करता और उन्हें देखता रहता। रात में बत्ती बंद करने से पहले जो अंतिम काम वो किया करते थे वो था अपनी नकली नाक निकालकर बिस्तर के पास टेबल पर रखना। वो कभी भी उसे पहनकर सोते नहीं थे। मेरे ख्याल से उसे पहनकर सोने में उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी, खासकर करवट लेते वक्त। फिर सुबह को उठने के साथ ही पहला काम जो वे किया करते थे वो था अपनी नकली नाक पहनना, चाय पीने से भी पहले। वह एक महान आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी नाक गंवाई कैसे, मैंने पूछा। पत्नी ने काट लिया था, नंदू ने कहा। नहीं सर, नेगी ने कहा, जिसकी सच्चाई दूर दूर तक प्रसिद्ध है। उनकी नाक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंदूक की गोली लगने के कारण उड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हरजाने के रूप में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। और जब उनकी मौत हुई तब भी क्या वे अपनी नकली नाक पहने हुए थे, मैंने पूछा। नहीं सर, बूढ़े नेगी ने कहा और रस लेते हुए कहानी को आगे बढ़ाया। एक सुबह जब मैं साहब के पास सुबह की चाय लेकर गया तब मैंने उनको वहाँ बिस्तर पर मृत पाया, बगैर नाक के। उनकी नाक बिस्तर के पास टेबल पर पड़ी हुई थी। मुझे आज लगता है कि मुझे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मिस्टर मैकलिनटोक एक अच्छे आदमी थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि पूरी दुनिया को उनकी नकली नाक के बारे में पता चले। इसलिए मैंने पहले उनकी नकली नाक को उनके चेहरे से चिपकाया, फिर जाकर मैनेजर को उनकी मौत की सूचना दी। उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, हार्ट अटैक से, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनकी लाश ताबूत में अपनी नाक के साथ ही जाए। हम सब इस बात को मानते थे कि नेगी एक अच्छा आदमी, खास करके बुरे वक्त में साथ देने वाला आदमी था। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर मैकलिनटोक का भूत आज भी होटल के गलियारों में भटकता रहता है, लेकिन अभी तक मेरा उसे सामना नहीं हुआ है, क्योंकि वो भूत नकली नाक के साथ होगा। बूढ़े नेगी को लगता नहीं, लेकिन उसने भी उस भूत को नज़दीक से देखा नहीं था, सिर्फ दूर से बियर के बगीचे में लगे देवदार के 2 पेड़ों के बीच से पीछे जाते हुए। वे देवदार के पेड़ कम से कम 200 साल पुराने थे, होटल के बनाए जाने के पहले से, शायद इस हिल स्टेशन के बनने से पहले के हैं। बहुत सारे लोग जो अब बार में आया करते थे वो सब जा चुके थे। कभी कभी तो मुझे जीवित और मृत लोगों में फ़र्क करने में भी दिक्कत आती है, लेकिन असल भूत तो वे होते हैं जो शराब पीने के बाद बगैर पैसा दिए गायब हो जाते हैं। मुझे कभी भी गायब होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पिछले 5-6 सालों में मुझे जब भी सेवॉय बार के सहारे की ज़रूरत पड़ी, ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुझे अपनी शराब के लिए पैसे देने पड़े हों। इसकी वजह मेरा दोस्त नंदू है। आप इन पन्नों में कहीं भी नंदू के लिए कोई सख्त शब्द नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से
उसने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि मैं उसके शराब खाने के लिए एक अलंकरण के समान हूँ और वहाँ रखे स्टूल पर बैठा हुआ मैं रे मिलैंड इन द लास्ट वीकेंड की तरह दिखता हूँ। उसे उस भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था। हालांकि सेल का वो आदमी जो अक्सर बार के दूसरे स्टूल पर बैठा रहता है, वो अपने जैकी श्रॉफ समान मूछों के भी उस शराब खाने की कोई शोभा नहीं बढ़ा रहा था। लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि वो शराब को गिलास में डालने, कॉकटेल्स बनाने और नशे में धुत महिलाओं को टॉयलेट रूम तक पहुंचाने में काफ़ी पारंगत था। वो भी अपनी शराब के पैसे कभी नहीं चुकाया करता था। तो फिर नंदू अपना खर्चा कैसे चलाता है? जाहिर है क्योंकि वहाँ कुछ असली ग्राहक भी आते हैं जिन्हें हम होटल के भीतर घर जैसा आराम देते हैं। हम उनके साथ गप्पे मारते हैं और उन्हें रॉयल सैल्यूट या फ्रांसीसी शराब बोजोले पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं इस रेस्टोरेंट का इतिहास किसी को भी मुंह जुबानी सुना सकता हूँ जो सुनना चाहता हो। जहाँ तक सेल के उस व्यक्ति का सवाल है, वो मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा लोगों को मुहैया कराता है जो कि होटल की मेहमान नवाजी को झेल पाने में असमर्थ होते हैं। सेल का वो आदमी शहर का नंबर 1 ब्लड डोनर है। इसीलिए अगर आपको किसी का खून चढ़ाया गया हो और उसके बाद आप पर खुमारी चढ़ी हुई है, तब आप जान सकते हैं कि किसके शरीर का खून आपकी धमनियों में बह रहा है। लेकिन वो असली स्कॉच होता है। सेल की पहाड़ियों की तलहटी में जो तरल पदार्थ बनाया जाता है वो नहीं। नंदू ने ही मुझे बताया था कि नोबल विजेता पर्ल बक सन 1950 के आसपास हमारे होटल में कुछ समय के लिए ठहरी थी। मैंने होटल के रजिस्टर से पता लगाने की कोशिश की तो हमेशा की तरह इस बार भी नंदू सही निकला। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मिस पर्ल ने अपनी किसी भी किताब में इस होटल या इस शहर के बारे में अपने अनुभवों का जिक्र नहीं किया था, जबकि यह जगह ऐसी है जिसके बारे में अक्सर लोगों के पास कुछ न कुछ कहने के लिए होता है। जैसे मेलबर्न एज का वो कॉरेस्पॉन्डेंट जिसने तेज आंधी, बारिश और तूफान के दौरान अपने कमरे की छत के उड़ जाने की शिकायत की थी। ये एक बेहद ही ओछी सी शिकायत थी। उसे शांत करते हुए नंदू ने कहा, सर, आपको दिल्ली में सिर्फ एक 5 सितारा कमरा मिल सकता है, लेकिन यहाँ अपने रूम से आप आसमान से निकले सभी सितारों को देख सकते हैं। और सच में बादलों के छटने के बाद वो ऐसा देख पाया। इन पहाड़ियों के आसपास अक्सर तेज हवाएं चलती हैं और चक्रवाती तूफान के दौरान हमारे यहाँ की लहरदार लोहे की छतें अक्सर उड़ जाया करती हैं। नेगी ने याद किया कि एक बार गर्मियों की दोपहरी में आए तूफान के बाद सेवाए होटल की छत का एक हिस्सा उड़कर 5 मील दूर सेंट जॉर्ज स्कूल पर गिरा हुआ मिला था। यहाँ से वहाँ तक हवा में उड़ने के दौरान छत के उस हिस्से की चपेट में सुबह सुबह कसरत करने वाला एक व्यक्ति भी आ गया था जिसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। अगर यह कहानी मुझे किसी और ने सुनाया होता तो मैं हरगिज यकीन नहीं करता, लेकिन नेगी के शब्द बिल्कुल असली होते हैं, जैसे जॉनी वॉकर ब्लू लेबल पैक का एक घूंट। और ये रही एक तुकबंदी जो मैंने नंदू और सेल के उस आदमी के लिए लिखी है। बहुत समय पहले एक युवा व्यक्ति हर चीज़ फिक्स कर दिया करता था। ऐसा करने के लिए उसे सिर्फ 5 या 6 मिनट लगते। उसकी मूर्ति मिली सेवाय के पवित्र जमीन पर। उसके बगल में नंदू भी मिला है, पूरी तरह से ट्रांसफिक्स्ड। पिछले कुछ समय से नंदू के मन में यह भावना आ रही है, या फिर कहें कि उसका सपना है, अगर आपको पसंद हो तो, कि सेवॉय बार का नाम द राइटर्स बार रख दे। लेकिन वैसा करने के लिए तुम्हें यहाँ कुछ लेखकों को लाना होगा, है कि नहीं? मैंने कहा। ठीक है, पर तुम भी तो एक राइटर हो कि नहीं? क्या तुम्हारे और लेखक दोस्त नहीं हैं? बहुत मुश्किल से एक आध, और जिनको मैं जानता हूँ वे सब के सब चाय के शौकीन हैं। वो हेमिंगवे टाइप वाले अब फैशन में नहीं है। पिछले साल जब मैं सिंगापुर में था तब मैं दोबारा ऐतिहासिक रैफल्स होटल गया। नंदू ने कहा, वो होटल उतना ही पुराना है जितना सेवॉय, और उनके यहाँ
एक राइटर्स बार है जिसके दीवार पर तांबे का बैज लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि सोमरसेट मॉम वहां आए थे। उनके अलावा जोसेफ कॉनरॉड और ग्राहम ग्रीन भी। ओह, सभी बहुत ही शांत और गंभीर लगे थे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन वे सभी वहां ठहरे थे और उन्होंने जरूर ही वहां कभी न कभी बार में जाकर कोई ड्रिंक तो पी होगी, चाहे वो नींबू पानी ही क्यों ना हो। अपने अच्छे दिनों में सेवॉय में भी कुछ अच्छे लेखक आकर जरूर ठहरे होंगे। हाँ, पर्ल बक यहाँ रुकी थी। मेरे पास अभी भी एक किताब पर उनकी ऑटोग्राफ सुरक्षित है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, है कि नहीं? हाँ, वो रुकी थी, लेकिन इस बात का संदेह है कि वो कभी बाहर गई होंगी। जहाँ तक मुझे पता है वो मिशनरीज की बेटी थी। तब तो ये ड्रिंक लेने का और भी बड़ा कारण है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वे यहाँ बीच बीच आती ज़रूर होंगी। हम उनका नाम एक पीतल की पट्टी में लिखकर यहाँ दीवारों पर लगाएंगे। ठीक है, हम पर्ल बक का नाम यहाँ लिखेंगे। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो भी यहाँ ज़रूर ठहरे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा, ये होटल साल 1905 में खुला था और तब तक किपलिंग भारत छोड़कर जा चुके थे, कभी न लौट कर आने के लिए। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, नंदू ने कहा। जॉन मास्टर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुमकिन है, मैंने कहा। उन्होंने देहरादून के गोरखा रेजिमेंट में काम किया था। वे जरूर यहाँ पहाड़ियों में आया करते होंगे और मुमकिन है कभी कभी यहाँ ड्रिंक के लिए आए हों, या फिर वे चार्लविले में। चार्लविले को भूल जाओ, वो काफ़ी पहले जलकर राख हो चुका है। हम जॉन मास्टर्स के नाम की भी एक पट्टी यहाँ लगाएंगे। इस तरह से हमें 2 लेखकों के नाम मिल जाएंगे। तो फिर हम होटल के पुराने बही खाते क्यों नहीं जांचते हैं? मैंने पूछा। वो पुराना मैनेजर उसे अपने साथ ले गया, नंदू ने अफसोस से कहा। शायद वो पर्ल बक का ऑटोग्राफ चाहता था। वो कौन शख्स था जिसने विच्छेद घंटी के बारे में लिखा था? तुम्हें पता है ना, वो घंटी जो हर दिन सुबह 4 बजे बजाई जाती थी ताकि लोग अपने अपने कमरे में लौट जाएं। मैंने उस घंटी के बारे में सुना है, मैंने कहा, लेकिन मैं उसके लेखक का नाम नहीं जानता। सोमरसेट मॉम। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मसूरी आए थे। वो कोई यात्रा वृतांत लिखने वाले लेखक नहीं थे। गैंडजर्स, बिल एटकिन, क्या वे लोग अभी भी जिंदा हैं? लेकिन अगर तुम्हें उन्हें अभी भी एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित करना है तो शायद वे अपना नाम यहाँ दीवार पर लिखने की इजाज़त दे दें। तुम्हारे कहने का मतलब एक मुफ्त की ड्रिंक से है? नंदू इस बात से खुश नहीं था। जाहिर है, मुझे लगता है कि हमें उन लेखकों पर केंद्रित रहना चाहिए जो अब जीवित नहीं हैं। पंडित नेहरू यहाँ रुके थे और वे एक राइटर थे। हाँ नंदू, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उन्हें कभी भी इस होटल के बार में पाए होगे। अच्छा, तो सर एडमंड हिलेरी? हाँ, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। शायद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद यहाँ एक ड्रिंक के लिए रुके थे। ठीक है, मुझे मिल गया। जिम कॉर्बेट? लेकिन वो नैनीताल में रहते थे, मैंने विरोध जताते हुए कहा। मुझे संदेह है कि वो कभी भी यहाँ आए होंगे। उनके माता पिता की शादी मसूरी में हुई थी, ये तुमने ही मुझे बताया है। और उन्होंने वो किताब भी लिखी थी, द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग यहाँ से सिर्फ 80 मील दूर है, आसमान के रास्ते। ठीक है। और उस आदमखोर को मारने के बाद कॉर्बेट पैदल चलकर मसूरी तक आए ताकि यहाँ सेवॉय में बियर पी सके। उस समय कोई मोटर रोड भी नहीं हुआ करती थी नंदू। उन्हें सचमुच एक ड्रिंक की बेहद ज़रूरत होगी। ये पूरी तरह से मुमकिन है। वो काफ़ी दूर दूर पैदल की यात्राएं किया करते थे। हाँ, लेकिन आदमखोर जानवरों को मारने के लिए, बियर पीने के लिए नहीं। लेकिन चलो, हम उनके नाम की भी एक पट्टी यहाँ लगा दें, सिर्फ इस वजह से कि उनके माता पिता की शादी मसूरी में हुई थी। हमारे पास कौन कौन है? पर्ल बक, जॉन मास्टर्स, जिम कॉर्बेट। पीतल की जो नाम वाली पट्टियाँ तैयार की जा रही हैं, राइटर्स बार का उद्घाटन वसंत में किया जाएगा।
अगर कोई पाठक किसी उपयुक्त उम्मीदवार का नाम यहाँ शामिल करने के लिए लेकर आता है तो उसे एक मुफ्त ड्रिंक दी जाएगी। अगले ही दिन शाम को जब मैं बार में बैठकर अपनी तीसरी विस्की का ग्लास खाली कर रहा था, तब रुडयार्ड किपलिंग की शक्ल का एक व्यक्ति वहां आया। वो बार तक चलकर गया और बारटेंडर से उसने पूछा, क्या तुम लोग आत्माओं को भी शराब पिलाते हो? इससे पहले कि हम उसे अपने साथ पीने का न्योता देते, वो गायब हो चुका था। तो दोस्तों, आप अभी तक सुन रहे थे प्रसिद्ध कथाकार रस्किन बॉन्ड जी की लिखी कहानी छेवॉय के भूत। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। आपके विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोबारा एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।